अंजेस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? एकदम बढ़िया है। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोगों ने यूरोपीय कंपनी का आगमन, जिसका देखिएगा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आता है, वहां से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। और यूरोपीय कंपनी के आगमन में 1498 से लेकर के लगभग हम लोग जो है 1947 तक तो पढ़ते ही हैं, लेकिन जो कंपनी का जो शासन रहा है वो 1858 तक हम लोग पढ़ते हैं। 1858 1857 तक आप लोग देखे होंगे कि 1857 ईस्वी में एक जो है बहुत प्रसिद्ध विद्रोह आंदोलन होता है, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, आप लोग नॉर्मली जानते होंगे। और जब 1857 में वो आंदोलन हुआ था, उसके बाद से एक अधिनियम 1858 में लाया जाता है। और उस अधिनियम के बाद क्या होता है कि जो कंपनी भारत में शासन प्रशासन कर रहा था, वो शासन प्रशासन अब कंपनी को जो है हटा दिया जाता है। कंपनी के हाथ से जो है वो शासन प्रशासन को ले लिया जाता है। और कंपनी के हाथ से हटा करके वो शासन प्रशासन अब कौन देखता है भारत में? तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपका जो है ब्रिटेन देखता है। कौन देखता है? ब्रिटेन। मतलब ब्रिटेन का जो भी राजा महाराजा होता था, राजा रानी जो भी होता था, वो डायरेक्ट जो है भारत का शासन प्रशासन चलाने लगा था। मतलब कंपनी पहले जो है वो कंपनी के थ्रू शासन कर रहा था, डायरेक्ट नहीं कर रहा था, कंपनी के थ्रू शासन कर रहा था। लेकिन जब 1857 ईस्वी में रिवॉल्यूशन होता है, एक युद्ध होता है, उसके बाद से जो है आपका भारत में जो शासन प्रशासन होता है वो डायरेक्ट अपने हाथ में ले लेता है, प्रत्यक्ष रूप से करता है। क्लियर है? यहां तक हम देख लिए थे। गोलू राजा, सोनू पासवान, सभी को गुड मॉर्निंग। समझिएगा बात को, ठीक है ना? भी कॉन्सेप्ट है समझने वाला। इसके बाद अगर मॉडर्न हिस्ट्री को देखा जाए तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कहा जाता है कि जब से भारत में जो है पुर्तगाली सॉरी यूरोपिया का जब से आगमन हुआ है, तब से हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री को शुरुआत करके पढ़ते हैं। या मॉडर्न हिस्ट्री का बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि जब से औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। औरंगजेब आपका मुगल काल का शासक था, जिसका मृत्यु आप लोग देखे होंगे कि 1707 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1707 ईस्वी में औरंगजेब का मृत्यु होता है। तो बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि वहीं पर जो है मध्यकालीन भारत का समाप्ति हो जाता है 1707 में। और 1707 से ही जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 1707 के बाद भी जो है भारत में बहुत सारे मुगल शासक जो है शासन किया, लेकिन वो योग्य नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन मुगल शासक का जो है शासनकाल था। और बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को जो है 1857 के क्रांति के बाद से पढ़ते हैं। 1857 के क्रांति के बाद से पढ़ते हैं। कहीं से भी शुरुआत कीजिएगा, वो आपको लिंक जब कीजिएगा तो सारा बात एक ही मिलेगा। तो आप लोगों ने यूरोपीय कंपनी में देखा कि यूरोपीय कंपनी में कौन कौन सा कंपनी भारत आया, कब तक रहा था, उसका वायसराय कौन हुआ करता था। और उसी क्रम में जो है हम एक लाइन में ही है जो भारत का वायसराय, भारत का गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत का भी नहीं देखें, लेकिन भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये दो चीजों को जो है हम लोगों ने देख लिया था। यहां तक में कोई डाउट था? क्या क्या काम किया था गवर्नर जनरल, क्या क्या काम नहीं किया था, ये सब चीज को जो है हम लोग देख करके अच्छा से समझ गए थे, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन आगे जो अब हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल अर्थात मुगल का पतन। क्या है? मुगल का पतन। अब बोलिएगा हम मुगल पढ़वे नहीं किए तो मुगल का पतन कैसे हो गया? मुगल आएगा भारत में तब तो मुगल का पतन होगा। मतलब आप धरती पर जन्म लीजिएगा तब न मरिएगा, कि बिना जन्म लिए हुए मर जाइएगा? नहीं। देखिए, आप लोग टॉपिक जब लिखे होंगे तो उसमें पहला टॉपिक में जो है हम लोग यूरोपीय कंपनी का आगमन मेंशन किए थे। उसके बाद क्या मेंशन किए थे? मुगलों का पतन। और उसके बाद जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय। छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय। उसके बाद होगा ब्रिटिशों का जो है अपना साम्राज्य विस्तार। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहला जो आप टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, यूरोपीय कंपनी मतलब यूरोपीय भारत आ गया है, मान लीजिए। ठीक है, दूसरा आप लिखे थे मुगलों का पतन। मुगलों का
पतन। समझिएगा, अभी टॉपिक पर हम नहीं गए। मुगलों का पतन, तीसरा था आपका छोटे छोटे राज्यों का उदय। छोटे छोटे राज्यों का उदय। इसके बाद चौथा टॉपिक होगा आप लोग का, ये चीज देखे होंगे, ब्रिटिशों का साम्राज्य विस्तार। ब्रिटिशों का साम्राज्य विस्तार। हम क्या कहना का चाह रहे हैं वो आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने यूरोपिया को छोड़ दीजिए अभी, अब जो हम लोग को पढ़ना है किसका, मुगल का पतन। मुगल तो कभी ना कभी भारत में आया होगा भैया, टेस्ट वाला बैच हम लोगों को भी लेना पड़ेगा। हाँ महाराज, टेस्ट वाला बैच अलग है, तो आपको कैसे हम टेस्ट वाला बैच दे देंगे। हाँ, हम ये बात जरूर बोले हैं कि आपके बैच में जब बिहार पुलिस का एग्जाम होगा तो उसमें हम 10 टेस्ट देंगे। 10 टेस्ट देंगे, वो अलग चीज़ है, वो बिहार पुलिस का जब होगा। लेकिन जब टेस्ट वाला बैच है वो आपको करना है तो अलग से कीजिए, इस बैच में थोड़ी दे सकते हैं। कल तो हमको कोई मैसेज किया था कि दरोगा का टेस्ट वाला जो है क्वेश्चन आप बिहार पुलिस में भी अपलोड कर दीजिए ना, हम लोग भी बनाएंगे। तो आप लोग में कैसे अपलोड कर देंगे भाई, किसी से पैसा लिए हैं। मुगलों का पतन, तो मुगल का अगर बात कीजिएगा तो भारत में मुगल सत्ता का स्थापना जो है 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध से हुआ था। आप लोग को मध्यकालीन में हम पढ़ाएंगे, सिंपल में ध्यान में रखिए। भारत में मुगल जो है 1526 ईस्वी में स्थापित हुआ, 1526 ईस्वी में। चलते चलते शासन किया। मुगल काल को जो है हम दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं, मुगल काल को दो भाग में बांट करके पढ़ते हैं। पहला भाग को जो हम बांटते हैं ना मुगल, उसको हम पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत में। किस में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत में। 1526 से इसको दो भाग में बांटते हैं, 1526 से लेकर के 1707 यानी औरंगजेब तक। अंतिम युग मुगल बादशाह कौन हुआ था, औरंगजेब हुआ था। तो 1526 बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के काल को हम किस में पढ़ते हैं, तो मध्यकालीन में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं, मध्यकालीन में। लेकिन 1707 के बाद से 1707 से 1858 तक देखिएगा, 1707 से 1858 वाला को जो पाठ रहता है इसको हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक वाला पाठ में। किस में पढ़ते हैं, आधुनिक वाला पाठ में। लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर को देखिएगा क्या करता है कि मुगल वाला जो है ना, मुगल आपको मध्यकालीन में पढ़ाने के साथ ही जो है उसी जगह उसको अंत कर देगा, खत्म कर देगा। 5-7 जो शासक का नाम आता है, जैसे लंपट, मूर्ख, रंगीला, बादशाह, ये सब जो भी आता है उसको आपको वही मॉडर्न में ही खत्म कर दिया जाता है। लेकिन नहीं, 1707 के बाद से जो मुगल को पढ़ना पड़ता है, ये मूल रूप से हम लोग को आधुनिक में पढ़ना पड़ता है। और यही 1707 से लेकर के 1857 जो मुगल शासन किया ना, इसी को कहा जाता है उत्तरवर्ती मुगल काल। उत्तरवर्ती मुगल काल 1526 से 1707 तक तो मुगल अच्छा से चला, अच्छा से चला। लेकिन जैसे ही आपका जो है औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है, औरंगजेब के बाद जो है कोई भी योग्य मुगल बादशाह नहीं होता है। साम्राज्य का जो है वो तो विस्तार करता नहीं है, साम्राज्य का विस्तार उसके बाद कोई करता नहीं है। सब आपस में ही कट मर करके जो है धीरे 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 मुगल का जो है पतन करवा देता है, मतलब मुगल जो है वो खत्म हो जाता है। तब देखिएगा जैसे ही मुगल, और मुगल एक छोटा राज्य नहीं था, मुगल का बात कीजिएगा तो मुगल जो है ये पूरा भारत, ये जितना भारत है नीचे का इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, नीचे का इतना हिस्सा छोड़ दीजिए, ये साउथ का, बाकी ये जितना आप देख रहे हैं ये पूरा भारत में मुगल का शासन था। पूरा भारत में जो है ये पूरे भारत पर मुगल का शासन था। मुगल कहने का मतलब एक छोटा राज्य नहीं, मुगल मतलब पूरा भारत। ये छोटा सा थोड़ा सा जो है साउथ का एरिया छूटा हुआ था, नहीं तो पूरे भारत पर मुगल का कब्जा था। अब जैसे ही 1707 में आपका जो है औरंगजेब का मृत्यु होगा, उसके बाद मुगल क्या होगा, मुगल यहां पर क्या हुआ, मुगल का पतन। अब कोई भी बड़ा राज्य, अब कोई भी बड़ा राज्य जब उसका पतन होगा तो क्या वो छोटे छोटे राज्य में बटेगा। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हमारा देश भारत, भारत में 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
अब भारत में जो है कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब हट गया, ये सब हट गया। इस पर जो है अंग्रेजों का अधिकार या दूसरे देशों जो है हमला करना शुरू कर दिया, और यहाँ का जो है नेतृत्व करने वाला कोई नहीं बचा। तो अब क्या करेगा, जो छोटा छोटा राज्य जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब क्या करेगा, अपने आप को जो इसे साइड करेगा, कटेगा ना। तो जब ये साइड अपने आप से कटता है तो यही तब तो स्वतंत्र होता है। तो जैसे ही मुगल का आप अभी पतन पड़िएगा, और मुगल का जब धीरे धीरे पतन होगा, तो खुद ब खुद जो है छोटे छोटे राज्यों का जो है उदय होना शुरू हो जाएगा, जिसमें आप लोग बहुते के बारे में पढ़िएगा, अवध, सतारा, हैदराबाद, जूनागढ़, फलना चिलना ढेकना, जितना स्वतंत्र राज्य होता है, छोटा छोटा जो भी राज्य होगा, ये सब का उदय होगा। तो ये तीसरा टॉपिक हम लोग का बनता है, ठीक है। अब जब ये छोटे छोटे राज्य का उदय हो रहा है, उधर से देखिएगा ब्रिटिश 1498 ईस्वी में आया है, जो कि 1947 तक रहा है ना। ब्रिटिश अभी तो भारत में होगा, मुगल का पतन तो 1707 से हो रहा है ना, 1707 से होना प्रारंभ हो रहा है। तो 1707 में ब्रिटिश भारत में था ना, भारत में था ना, भारत में था। तो ये जो ब्रिटिश है, जब मुगल का समाप्ति हो रहा है, छोटे राज्य का उदय हो रहा है, तो ये ब्रिटिश क्या करेगा, ये छोटे राज्य पर अपना जो है अधिकार करेगा, अधिकार करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रिटिश का साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। एक तरफ मुगल का पतन हो रहा है, एक तरफ ब्रिटिश का विस्तार हो रहा है। ये तीनों जो टॉपिक है ना, ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से इंटरलिंक है, इंटरलिंक है। कैसे, मुगल का पतन भी 1707 से 1858 के बीच में हो रहा है, छोटे राज्यों का उदय भी 1707 से 1858 के बीच में हो रहा है, और ब्रिटिश अपने साम्राज्य का, ये देखिए इसका पतन होगा, इसका उदय होगा, और इसका उदय होगा, तो ये उस पर अधिकार करेगा, वो उस पर अधिकार करेगा। क्योंकि उस समय जो शक्ति पावरफुल था वो कौन था, ब्रिटिश था, ब्रिटिश था, ठीक है। तो अभी आप लोग को क्या पढ़ना है, मुगल का पतन कैसे हुआ, मुगल का पतन देखिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इसका जो है समरी एक बार हम आपको बता देते हैं कि मुगल भारत कैसे आया था। मध्यकालीन में डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन आधुनिक में थोड़ा बहुत मुगल के बारे में समझ लीजिए। यह बात समझ गए ना कि कैसे ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा होगा, क्योंकि वह मुगल का पतन हो रहा है, छोटा राज्य आ रहा है और इस पर वो अधिकार कर रहा है, वो अधिकार कर रहा है। एक साथ भारत पर अधिकार करना पॉसिबल नहीं था, तो धीरे धीरे पतन होते गया, नया नया आते गया, उस पर अधिकार करते गए। तो अब आप लोग देखिए मुगल के बारे में थोड़ा सा। सबसे पहले मुगल के बारे में देखा जाए, पतन को तो देखेंगे, लेकिन मुगल का आगमन का अगर हम लोग बात करते हैं तो मुगल के बारे में लिखता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था, और 1526 ईस्वी में ही आपका जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसका स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, बाबर के द्वारा। तब से क्वेश्चन पूछ देगा, नॉर्मली अभी बता रहे हैं, डिटेल्स में पढ़ेंगे हम लोग मध्यकालीन में, इतना बात दिमाग में बैठा करके रखिएगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ है, 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया है, बाबर के द्वारा। और किस युद्ध के बाद हुआ है, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ। और मुगल का बात कीजिएगा तो कहा जाता है कि लेकिन बाबर जो है ये मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व नहीं दे पाया। मतलब मूल रूप से जो है, मूल रूप से जो कहता है ना, अस्थायी रूप से जो स्थापना करना था वो बाबर नहीं कर पाया था, ये बाबर नहीं कर पाया था। और बाबर के बाद अगला जो शासक बना था वो हुमायूं के बारे में कहता है कि हुमायूं भी जो है एक सशक्त राज्य स्थापित करने में असफल रहा। मतलब जब हुमायूं बना था तो हुमायूं भी जो है इसको सशक्त राज्य, मतलब मजबूत राज्य मुगल को नहीं बना पाया। नॉर्मली अभी मुगल के बारे में हल्का फुल्का जानिए कि 1526 में मुगल आया, 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक जो है बढ़िया से शासन प्रशासन किया, बढ़िया से शासन प्रशासन किया। हमको तो पतन पढ़ना है, तो हम मूल रूप से पतन पर ज्यादा जोर देंगे कि क्यों पतन हुआ, किसके कारण पतन हुआ, कौन राजा बना, कौन शासक बना, तो इसको देखेंगे। तो अभी हम आप लोग को एक तरह से मध्यकालीन का पार्ट बता रहे हैं, अभी मध्यकालीन का पार्ट बता रहे हैं, लेकिन हमको पढ़ना है मॉडर्न का पार्ट पढ़ना है, मुगलों का पतन पढ़ना है, ठीक है। तो ये हुमायूं भी असफल रहा। और कहा जाता है कि अकबर के बारे में कि अकबर ने न केवल मुगल साम्राज्य का जो है विस्तार भारत के 2/3 भाग पर किया। मतलब जो है हुमायूं के बाद जब आगे शासक अकबर बना, अकबर जो है ये क्या किया, मुगल का विस्तार जो है पूरे भारत में लगभग 2/3 भाग पर किया अकबर के द्वारा। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा मुगल का विस्तार कौन किया था, अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर ये भारत में जो है 2/3 भाग पर अपना विस्तार किया,
लेकिन एक कुशल प्रशासनिक स्तंभ जो है स्थापित अर्थात अकबर के जो है कार्यकाल में ही मुगल साम्राज्य को मिला। बाबर आया, हुमायूं आया, बाबर भले साम्राज्य को स्थापित कर दिया, मुगल को स्थापित कर दिया था, लेकिन उसको स्थायित्व नहीं दिया। साम्राज्य विस्तार हुमायूं भी नहीं किया। लेकिन आगे एक शासक बन करके आता है अकबर। कौन आता है? अकबर। अकबर जैसे ही आता है ये साम्राज्य को स्थायित्व देता है, साम्राज्य को मजबूत बनाता है, और साथ ही साथ ये मजबूत बनाने के बाद क्या करता है, अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है, पूरे भारत में विस्तार करता है। देख लिए, भारत में आ गया, मुगल आ गया भारत में। भारत में कब आया है मुगल? 1526 ईस्वी में यह स्थायित्व प्रदान कर दिया अकबर। उसके बाद अकबर के बारे में कहा जाता है, अकबर के बारे में कहा जाता है कि अकबर ने सांस्कृतिक विकास अर्थात स्थापत्य, साहित्य, चित्रकला और संगीत, इसका भी जो है विकास किया, डेवलपमेंट किया। और आप लोग जो है ना, आज मुगल के बारे में कहा जाता है, बहुत सारे लोग, आप लोग भी चर्चा करते होंगे कि मुगल क्या किया, भारत के बारे में कुछ नहीं किया, ये वो। अभी बात चल रहा होगा कि इसको एनसीईआरटी से जो है मुगल को हटाया जा रहा है। तो मुगल को जो है एनसीईआरटी से हटाया नहीं जा रहा है, बल्कि कुछ टॉपिक को हटा करके कुछ नया टॉपिक जोड़ा जा रहा है। आप लोग गर्व से ये बात कह सकते हैं, अंग्रेज और मुगल की तुलना में, या प्राचीन को भी ले लीजिएगा, प्राचीन भारत में जो भी शासन प्रशासन किया, खैर उस समय तो उतना डेवलपमेंट नहीं की था, लेकिन आप मुगल और ब्रिटिश का जब कंपेरिजन कीजिएगा ना, कंपेरिजन मतलब तुलना करना, तो उसमें आपको रेटिंग देना रहेगा ना, तो सबसे ज्यादा रेटिंग मुगल को दीजिएगा, मुगल को दीजिएगा। आपके लिए बहुत कुछ किया। आज जो आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और बोलते हैं जो मेरे पास ताजमहल है, मेरे पास लाल किला है, रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन है, ये सब किसका दिया हुआ है? आप बनाए थे, भारत सरकार बनाया था। आज कहता है हिंदू हिंदू, और कौन सी कहता है वो भगवाऊ, कौन सी कहता है उसको, नहीं, सनातन, हम सनातन हैं, ये है वो है, हिंदू मुस्लिम लड़ाता है। ये सब जो इतना आप जो गर्व से कहते हैं, आपके पास जो विदेशी लोग उतना घूमने के लिए आता है, शेरशाह सूरी का मकबरा वगैरह ये सब देखते हैं, किसका दिया हुआ है? मुगल, दिल्ली सल्तनत, मतलब मध्यकालीन वाला जो शासक है ना, वो बहुत कुछ आपको दिया है। उसके बारे में मतलब उसी का देन है जो आज अपने आप को सांस्कृतिक विरासत को लेकर के जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। बोलने के लिए तो मुंह उठा करके बोल देगा राजनेता की कौंची करके दिया, सिर्फ भारत को लूटा। भारत को लूटा नहीं, बल्कि भारत को बहुत कुछ दिया। लूटा तो ब्रिटेन है, ब्रिटिश के बारे में बोलिए, अंग्रेज लूटा है। मुगल जो है ना, अपने आप को मुगल क्या कहता था, भारत को जो है, आगे एक शासक के बारे में हम बताएंगे, एक शासक आपको पहला शासक के उत्तरवर्ती में बताएंगे कि वो भारत को कहता था ये मेरा देश है, ये अपना देश है, वो अपना देश समझ करके यहाँ शासन करता था मुगल लोग। आगे एक शासक का हम आपको नाम बताएंगे। लेकिन ब्रिटिश में ऐसा था, उसका आदमी जो है ब्रिटेन का रहता था, यहाँ पर आकर के काम करता था, पैसा भी यहीं से दिया जाता था। आपका सामान आपका ही यूज कर रहा है, पैसा भी आपसे ले रहा है। लेकिन मुगल में ऐसा नहीं था। तो ये गौरव से आप लोग जो है कह सकते हैं कि मुगल आप लोग को बहुत कुछ दिया है। तो मुगल के बारे में देखिएगा, अकबर के द्वारा जो है चित्रकला का विकास किया गया। बहुत पुराने पुराने देखे होंगे, बिल्डिंग वगैरह में देखे होंगे कि छोटा छोटा मूर्ति आर्किटेक्चर करके बनाया हुआ रहता है। मूर्ति देखिएगा, पुराना पुराना जब किला देखिएगा ना, उसमें छोटा छोटा मूर्ति, पत्थर का मूर्ति आपको मिल जाएगा, पत्थर का मूर्ति हो जाएगा। उसका विकास किया। स्थापत्य का, साहित्य का विकास किया, साहित्य का ये सब विकास किया। सांस्कृतिक विकास, वही जो आप लोग आज देख रहे हैं, जितना भी बिल्डिंग किला देख रहे हैं, ये सब का विकास जो है मुगल किया। और मुगल काल में कौन शासक कर रहा था? अकबर ये विकास इसका कर रहा था। ठीक है। और उसके बाद कहा जाता है शाहजहां। जब शाहजहां बना था, शाहजहां के द्वारा ही किसका निर्माण करवाया गया है? लाल किला का निर्माण कौन करवाया है? शाहजहां। ताजमहल का निर्माण शाहजहां। शाहजहां के काल को जो है स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा गया है। मतलब ये कि स्थापत्य के क्षेत्र में, बड़े बड़े किला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो निर्माण करवाया था ना, वो कौन करवाया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि स्थापत्य का स्वर्ण काल, स्थापत्य का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है? शाहजहां के काल को कहा जाता है। और डिटेल्स में शाहजहां के पार्टिकुलर के बारे में पढ़िएगा मध्यकालीन में। ठीक है, अभी बेसिक इंफॉर्मेशन रखिए। और शाहजहां के बाद कहा जाता है कि लेकिन जब अंतिम आपका युग मुगल बादशाह बना था औरंगजेब,
कि औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब जो था यह एक कट्टर मुस्लिम शासक था। कट्टर मतलब अभी कहता है ना हम कट्टर हिंदू हैं, उसी तरह जैसे आप फील करते हैं ना कि हम कट्टर, कट्टर मतलब क्या, मेरे धर्म के प्रति कोई सोचेगा तो नरसंहार होगा, काट कूट देंगे, उसी तरह ये एक आपका जो शाहजहां क्या था, कट्टर मुस्लिम था। ये क्या किया था, ये जो है मराठा पेशवा जो होता था उसको बंद करके रख लिया था, एकरा केकरो से नहीं बनता था उस समय। जो भी अन्य छोटा छोटा था, मराठा था, सिंधिया था, होलकर था, ये सब जो भी राजा महाराजा था, उन सब से एकरा केकरो से नहीं बनता था, सबसे जो है दुश्मनी पाल करके रख लेता। इसका कोई मित्र नहीं था, इसका कोई मित्र नहीं था, ये कट्टर मुस्लिम शासक था। और कहा जाता है औरंगजेब के काल में जो है, औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का जो है विस्तार तो चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। मतलब औरंगजेब अपने साम्राज्य का विस्तार किया, अपने साम्राज्य का विस्तार औरंगजेब जो है किया, लेकिन इनके जो है हिंदू विरोधी नीतियों के कारण जो है इनके खिलाफ लगभग सभी समुदाय, इनके खिलाफ जो है सभी समुदाय, जिसमें राजपूत, सिख, मराठा, जाट, बुंदेला, ये सब जो है विद्रोह किया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि औरंगजेब जो है एक कट्टर मुस्लिम शासक था, ठीक है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन अपने साम्राज्य का विस्तार प्यार से नहीं कर रहा था, नरसंहार करके कर रहा था, और ये हिंदू के पूरा खिलाफ था। हिंदू पर बहुत सारे ये टैक्स भी लगाया हुआ था, हिंदू पर जो है ये बहुत सारे टैक्स भी जो है ये लगा दिया था, जजिया वगैरह ये जो है अच्छा से लगा दिया था, जिस कारण से जो है इसके खिलाफ कोई भी हिंदू शासक इसके समर्थन में नहीं था। और हिंदू शासक उस समय जो शासन भारत में छोटा, जो लास्ट में हम बताए साउथ का जो भाग छोटा हुआ था, देखने में छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा उस समय था। इसमें राजपूत, सिख, मराठा, जाट, बुंडेला ये सब जो है विद्रोह कर रहा था। अब आप जब एगो शासक के इतना सब मिल कर करके एगो पर हावी होइएगा तो क्या होगा, उसका अंत्यन होगा, अंत्यन होगा। 80 साल की उम्र में ही मरा औरंगजेब, और ये जब मरा था ना तो इसका 3 दिन तक की 2 दिन तक जो है इसका जो है ना बॉडी उसी तरह फेंकले रहा मैदान में। 3 गो 4 गो इसका बेटा था, 3 गो शायद था, 3 गो, कोई नहीं गया उठाने के लिए। क्यों नहीं गया, वो दुनू 3 गो में एगो तो पहले मर गया था, दारू पी रहा था खूब, दूगो क्या कर रहा था, वो अपने लड़ रहा था कि अब्बा के बाद में देखेंगे, पहले ही मर गया है तो अभी मतलब उत्तराधिकार हम गद्दी पर बैठेंगे तो हम बैठेंगे, दोनों अपने में लड़ रहा था। बाप को छोड़ दिया, मर ले, मैदान में फेंका हुआ, 3 दिन तक लाश फेंका रहा, उसके बाद गया उसको उठा करके दफनाया। महाराष्ट्र में इसका देखिएगा, महाराष्ट्र मुंबई में इसका जो है मकबरा है, औरंगजेब का मकबरा है। तो इसके खिलाफ जो है जितना भी हिंदू शासक था वो सब खिलाफ था। क्यों खिलाफ था, क्योंकि ये हिंदू विधि के जो है पूरा खिलाफ था, हिंदू के पूरा खिलाफ था, ये कट्टर मुस्लिम शासक था। समझ गए यहां तक? आगे मॉडर्न में जानते हैं, हमको नहीं लगता है कि 1-1 घंटा के क्लास करवाएंगे दरोगा एग्जाम तक जो है खत्म हो पाएगा। हमको और ड्यूरेशन इसमें बढ़ाना पड़ेगा, 2 घंटा का कम से कम क्लास लेना पड़ेगा, क्या कि हम पढ़ाते हैं, आराम से पढ़ाते हैं, एक एक लाइन समझा करके पढ़ाते हैं, इसलिए हमको समय लगता है। कहानी पढ़ने के लिए तो हम पढ़ करके निकल जाएंगे, लेकिन आप नहीं पढ़ पाइएगा। अभी एंशिएंट कितना प्यार से खत्म किए, एंशिएंट में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे समझ रहे हैं? औरंगजेब कैसा शासक था, किसके समर्थन में था, हिंदू की मुस्लिम? मुस्लिम के समर्थन में, ठीक है। आगे देखिएगा 1707 ईस्वी में जो है औरंगजेब की मृत्यु के समय, मतलब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया, उसके समय जो है संपूर्ण मतलब पूरे भारत, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, मतलब जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, अभी के समय में वर्तमान में मान लीजिए, उस समय तो पूरा पाकिस्तान था, पूरा पाकिस्तान भारत में था। संपूर्ण भारत जो है ये मुगल साम्राज्य के अधीन था। जब औरंगजेब का 1707 में मृत्यु हुआ तो पूरे भारत जो है वो मुगल के अंदर था। बता अंदाजा लगा सकते हैं अभी भारत के अंदर, भारत कितना बड़ा भारत है, अब अंदाजा लगा लीजिए। मुगल काल में अभी तो आपका पाकिस्तान टूट गया, बांग्लादेश टूट गया है, म्यांमार टूट गया है, म्यांमार बर्मा टूट गया है ना, लेकिन उस समय जो था, उस समय पूरे भारत जो है, पूरे भारत ये मुगल के अंदर में था। अभी तो थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन पहले कितना बड़ा था। ये पूरे भारत जो है मुगल साम्राज्य के अंदर था, लेकिन दबे स्वरों में, दबे मतलब हल्की आवाज में, हल्की आवाज में जो है
विरोध बहुत अधिक था। भले मुगल पूरा, इसका मतलब ये हुआ भले मुगल पूरा भारत में शासन प्रशासन कर रहा था, लेकिन इसका विरोध पूरे भारत में हो रहा था। कोई खुल करके विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन रोष सब में था, रोष सब में। ऐसा थोड़ी है कि हिंदू उस समय नहीं था, हिंदू तो पूरे भारत में था। जब आप हिंदू के खिलाफ हो जाइएगा तो आपके खिलाफ हिंदू नहीं रहेगा। अभी नीतीश कुमार 10,000 रुपया दिए सबको, और वो बोले कि आगे आगे आने वाला 6 महीना में हम 2-2 लाख रुपया और देंगे स्वरोजगार के लिए। अब स्वरोजगार के लिए 6 महीना के अंदर 2 लाख रुपया नहीं देगा तो जितना महिला को मिला है वो तो सब उसके खिलाफ होगी ना, तो सब खिलाफ होगी। वही बात यहाँ पर था कि भले मुगल जो है पूरे भारत में शासन प्रशासन कर रहा था, लेकिन पूरे भारत में इसका जो है दबे स्वर, मतलब जो है छोटे छोटे स्तर पर इसका पूरा विरोध हो रहा था, इसका समर्थन में कोई नहीं था। अब भाई कोई राजा है, शासक है, उसके पास हथियार है, उसके पास सेना है, कोई खुल करके जाएगा उसका विरोध करने के लिए? आप जाइएगा नरेंद्र मोदी के सामने उसके माँ बहन को गरियाने के लिए, तुम ये कर रहा है, तुम हमको 15 लाख नहीं दिया, ये वो तुरंत जेल कर देगा। हाँ, लेकिन विरोध छोटा छोटा स्तर पर जब 10 गो दोस्त बैठते हैं तो बोलते हैं हेरे मोदिया एना छिके, वो एना छिके, वो एना करे छिके, नीतीश कुमार एना करे छिके, राहुल गांधी एना करे छे, तेजस्वी एना करे छे। विरोध करते हैं ना, आप जिस भी पार्टी का समर्थन करते हैं तो उसका विरोध, उसके नीति का विरोध करते हैं ना। बस वही बात उस समय भी था, शासन भले कर रहा था लेकिन विरोध इसका था, विरोध इसका था। ठीक है, अब वो तो था आपका मुगल बादशाह, मुगल काल, जिसमें आप लोग को हम बताए 1526 में स्थापना हुआ, 1707 में औरंगजेब मर गया। अब औरंगजेब 1707 में मर रहा है, तब क्या होगा? तो औरंगजेब 1707 में मर रहा है ना, 1707 के बाद से जो भी बादशाह बनेगा, 1707 के बाद से जो भी बादशाह, ऐसा नहीं है कि 1707 में औरंगजेब बना तो मुगल खत्म ही हो गया, मुगल खत्म नहीं हुआ। 1707 के बाद से ही जो हम लोग पढ़ते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल, उत्तरवर्ती मुगल काल, अर्थात मुगल का पतन जो है धीरे धीरे यहीं से जो है आपका शुरू हुआ। और उत्तर मुगल काल में जो सबसे पहला शासक आपका गद्दी पर बैठा था वो औरंगजेब का बेटा था, कौन? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। उसमें आप लोग पढ़िएगा अकबर, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, शाहजहां औरंगजेब के बारे में, अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, शाहजहां, 5 को के बारे में पढ़िएगा। यहाँ जो है आप लोग वो मुगल में पढ़िएगा, मुगल काल, और एक होता है आपका उत्तर मुगल काल। तो आपसे 2 क्वेश्चन कर रहे हैं कॉमन सेंस पर। मुगल काल का शासन काल कब से कब तक? मुगल काल का शासन काल कब से कब? 1526 से 1707। और उत्तर मुगल का शासन काल कब से कब तक? 1707 से लेकर के 1857 तक। ठीक है, तो 2 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। मुगल काल को हम कौन इतिहास में पढ़ते हैं? मध्यकालीन, मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल को कौन इतिहास में पढ़ते हैं? आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। दिमाग खोल करके देखिएगा। अब जो उत्तर मुगल काल का जो आपका पहला शासक बना था, जिसका 1707 से 1857 तक पूरा उत्तर मुगल काल का रहा है, इसमें पहला बना आपका बहादुर शाह प्रथम। कब से कब तक? तो ये 1707 से 12, 1707 से 12, 5 साल ये रहा है। आगे देखिएगा, कोई घृणित कायर, कोई लंपट मूर्ख, कोई रंगीला बादशाह, कोई हिजरा के साथ में घूमता था, कोई लंगटे घूमता था अपने अथी में दरबार में, वही सब जो है बादशाह हुआ। कोई भी योग्य नहीं हुआ है, योग्य नहीं हुआ है। इसलिए औरंगजेब में एक शब्द लग जाता है अंतिम योग्य मुगल बादशाह, अंतिम योग्य मुगल बादशाह। बादशाह और भी हुआ लेकिन अंतिम योग्य औरंगजेब ही हुआ। ठीक है, तो पहला बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद आपका बना है जहांदार शाह। जहांदार शाह, जहांदार शाह कब से कब तक? 12 से 13, 1 साल रहा है। इसके बाद बना है फर्रुखसियर, 13 से 19, 6 साल रहा है। इसके बाद मोहम्मद शाह, 19 से 48। इसके बाद बना आपका अहमद शाह, 48 से 54। इसके बाद बना आलमगीर द्वितीय, 54 से 59। इसके बाद बना आपका शाह आलम द्वितीय, 59 से 1806। अकबर द्वितीय, 6 से 37। और अंतिम आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, 37 से
57। और यही बहादुर शाह द्वितीय को आप लोग जब पढ़िएगा 1857 का क्रांति तो देखे होंगे, यूपी के मेरठ से शुरू हुआ था, लेके गया दिल्ली, इसका प्रतिनिधि नहीं मिल रहा था, ये तो बुढ़वा हो गया था, ये बूढ़ा हो गया था, इसको भले बैठेले था। इसी को जो है 1857 के क्रांति का क्या बनाया था, नेता बनाया था दिल्ली में, बहादुर शाह को, बहादुर शाह को, ठीक है ना। इसको जब बनाया था, ये क्या कहता है, भारत की तरफ से लड़ रहा था, जब 1857 की क्रांति दब गया, इसको निर्वासित करके रंगून भेज दिया, जाओ यहाँ से तुम, भगा दिया इसको भारत से, इसी का भारत, इसी को भगा दिया अंग्रेज। तो दोनों को इंटर, अच्छा देखिए, तो क्या इस काल में हम लोग ब्रिटिश को पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं ब्रिटिश को। कैसन बुर्बक आदमी है हो, इतना गवर्नर जनरल के बारे में पढ़े हैं आप, इतना गवर्नर जनरल का, इस बीच में गवर्नर जनरल इस सब में नहीं था, सब नहीं था। 1498 ही से तो यूरोपीय आ गया है, 1498 से आया है ना, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ है ना, तब से तो हम ब्रिटिश को पढ़ रहे हैं। हम क्या बोले, सारा टॉपिक इंटरलिंक है। इंटरलिंक मतलब क्या है, एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। इसी बीच में देखिएगा छोटा छोटा राज्य टूटेगा भी, छोटा छोटा राज्य टूटेगा भी। फिर इसी बीच में जो देखिएगा इस पर जो अधिकार भी कर रहा है, लॉर्ड डलहौजी यार आया था तो कितना ज्यादा वो सबसे ज्यादा राज्य को जीता था, राज्य हड़प नीति चलाया था। इस बीच में देखिएगा 53-57 1853 आता है, रेलवे चला रहा है, लॉर्ड डलहौजी रेलवे की शुरुआत कर रहा है, करता है ना, आपको नहीं पता है गवर्नर जनरल में। तो शासन काल याद रखिएगा दोनों तीनों का, तब ना आपसे कंपेरिजन कीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी का याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा कि कौन किसके काल में किया है। इतना आपका जो है अंतिम आपका जो है अयोग सब जो है मुगल बादशाह बना, तो इसके बारे में हम लोग को देखना है। ये सब देखिए डाटा है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसमें जो है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। कमेंट क्या आया है, थोड़ा सा नीचे करने दीजिए गोलू राजा का। भैया शाम में भी क्लास ले लीजिए 1 घंटा का मॉडर्न, आज देखेंगे, हो सकता है लगातार भी 2 घंटा ले लेंगे। शाम में तो अभी आपका ज्योग्राफी चल रहा है, तो हम अभी क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। तो इतना मुगल बादशाह को देखते हैं आगे। सबसे पहला हम लोग को किसको देखना है, बहादुर शाह प्रथम, या इसको कहते थे शाह आलम, क्या कहते थे, शाह आलम इसको कहते थे। देखा जाए तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा जाता है, लाइन बस समझिएगा, नोट्स ले लीजिएगा जो भी नोट्स नहीं लिए हैं, बाकी लाइन को समझिए। बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और इसका मृत्यु का बात कर रहा है तो मृत्यु कब होगा, 1707 में, याद रखिएगा डेट। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अर्थात 1707 के बाद जो है उनके 3 पुत्र के बीच, बोले थे 3 गो बेटा था, 3 बेटा के बीच जो है उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया था, ठीक है, प्रारंभ हो गया था, जिसमें इसका 3 बेटा था। एक था आपका मुअज्जम, एक बेटा कौन था, मुअज्जम, एक बेटा था आजम, और तीसरा था आपका कामबख्श, ये 3 बेटा था। अब जब राजा औरंगजेब था, औरंगजेब के पास पूरा भारत था, तो पूरे भारत के अंतर्गत तो छोटा छोटा तो राज्य जरूर होगा, उस राज्य में छोटे छोटे राज्य में जो नहीं अपने तीनों बेटा को जो है ना नेतृत्व प्रदान किया था, मतलब जो है उसको वहां का अधिकारी बना दिया था। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए, एग्जाम्पल में आपके पिताजी हैं, आपके पास 10 बीघा खेत है, 2 भाई हैं, तो आपके पिताजी बोलेंगे कि 5 बीघा तो देख ले, 5 बीघा वो देख लेते, मतलब बांट दिए हैं। मालिक कौन है, आपके पिताजी हैं, बांट दिया है ना, आपको शासन या कृषि करने के लिए दे दिया गया है ना, बस वही हुआ था। मालिक औरंगजेब था, तीनों जो है मेन कुर्सी पर बैठल कौन था, औरंगजेब। ये जो तीनों इसका बेटा था मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इसको जो है 3 क्षेत्र दे दिया था, जाओ तुम वहां पर शासन करो, जिसमें मुअज्जम को दिया गया था काबुल, काबुल का इसको सूबेदार बना दिया गया था, ठीक है। इसके बाद आजम को गुजरात का, और कामबख्श को बीजापुर, बीजापुर का, ये तीनों को जो है अलग अलग भाग में इसको सूबेदार जो है इसको बना दिया गया था, मतलब वहां का अधिकारी बना दिया गया, ठीक है। मालिक कौन था ये सब का, इसके पिता औरंगजेब थे, औरंगजेब, ठीक है। अब आगे देखिएगा तो आगे कहा जाता है
1707 में ही जो है, 1707 में जो है जाजौ का युद्ध, कौन सा युद्ध? जाजौ का युद्ध में जो है, जो कि आगरा के पास लड़ा गया था। कहां पर लड़ा गया था? अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है कि जाजौ का युद्ध कब हुआ है, तो जाजौ का युद्ध आपका कब हुआ है? 1707 में। जाजौ का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? आगरा में हुआ था। यही जाजौ के युद्ध में जो है मुअज्जम जो है, मुअज्जम ने आजम को जो है परास्त कर दिया। मुअज्जम, दुन्नु है भाई, दुन्नु है भाई, इसमें मुअज्जम जो है वो आजम को हरा दिया और हराने के बाद जो है हिंदुस्तान का सिंहासन प्राप्त किया। हिंदुस्तान मतलब भारत, मतलब इसका पिता उधर मरा हुआ है। इस तीनों बेटा में जो है दोनों का जो इसको काम था कि जाकर के पिता के सब का दाह संस्कार करे, करने नहीं गया। बाप मरा पड़ा हुआ है और इधर ये दोनों लड़ रहा है कि गद्दी पर हम बैठेंगे तो हम बैठेंगे। आज के समय में भी ऐसा होता है, वर्तमान में भी ऐसा होता है। बहुत ऐसा कलयुगी पुत्र है जो ऐसा करता है। ठीक है, तो देख रहे हैं मुअज्जम और आजम के बीच में कौन सा युद्ध? जाजौ का युद्ध। कब हुआ था? 1707 में। कहां पर हुआ था? आगरा में। और इसमें कौन जीता है? मुअज्जम इसमें जीता है और वो जीत करके जो है अपने पिता का गद्दी ये प्राप्त कर लिया। ठीक, आगे देखिएगा, आगे कहा जाता है कि मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम जो है, मुअज्जम ये बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से मुगल गद्दी पर बैठा। वो जो आप मुअज्जम जो नाम देख रहे थे या बहादुर शाह प्रथम जो नाम देख रहे थे, ये बहादुर शाह प्रथम उसका वास्तविक नाम नहीं था। ये उसका वास्तविक नाम नहीं था, बल्कि इसका वास्तविक, आपसे नाम ऐसे पूछ देगा बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। और मुअज्जम गद्दी पर किस उपाधि के साथ बैठा था? बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ बैठा था। ये जो भारत की गद्दी पर बैठा था वो मुअज्जम नाम से नहीं बैठा था, बल्कि किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये गद्दी पर बैठा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? और कहा जाता है, अब हम बहादुर शाह प्रथम बोलेंगे तो समझिएगा क्या? मुअज्जम। क्या समझिएगा? मुअज्जम। बहादुर शाह प्रथम जो है, या इन्होंने जो है शाह आलम, क्या? शाह आलम की जो है उपाधि धारण की थी। मतलब देखिए, वही मुअज्जम कौन सा उपाधि? बहादुर शाह प्रथम। और यही मुअज्जम एक और उपाधि शाह आलम, कौन सा उपाधि? शाह आलम की उपाधि धारण करके जो है ये गद्दी पर बैठता है। मतलब वही नाम है, दोनों वही नाम है। और इस समय जो है इनकी आयु कितना थी? 65 साल। इसके पिता का आयु लगभग जो है 85 या 90 साल था। बापो बुढ़ा गया था, अब बेटो बुढ़ा गया था। इंतजार कर रहा था कि कब टपकेगा हम गद्दी पर बैठेंगे। वो गद्दी छोड़िए नहीं रहा था, गद्दी छोड़िए नहीं रहा था। तो अब यहां पर से 2-3 लाइन आप क्लियर कीजिएगा। बहादुर शाह प्रथम का 3 बेटा, जिसमें 2 आपका लड़ रहा है, एक मुअज्जम और एक आजम लड़ रहा है। ठीक है, मुअज्जम वास्तविक नाम था, लेकिन इसने जो गद्दी पर बैठा था वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से बैठा। और इसने एक और उपाधि धारण किया था, जो उपाधि था शाह आलम। शाह आलम, ये दोनों जो है उसका उपाधि है। लेकिन शाह आलम का भी वास्तविक नाम पूछेगा तो क्या होगा? मुअज्जम। शाह आलम का वास्तविक नाम मुअज्जम, या बहादुर शाह प्रथम का वास्तविक नाम मुअज्जम। और जब ये गद्दी पर बैठा था 1707 ईस्वी में, तो इसका आयु एज कितना हुआ था? 65 साल के आयु में जो आपका बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। आगे देखिएगा, आगे कहा जाता है इन्होंने, अर्थात मुअज्जम के बारे में बोल रहा है, बहादुर शाह प्रथम के बारे में बोल रहा है, या शाह आलम के बारे में बोल रहा है, तीनों उसी का नाम है, तीनों उसी का नाम है। कहा जाता है कि इन्होंने औरंगजेब की नीतियों को जो है परिवर्तित करने का प्रयास किया। मतलब इसके जो पिताश्री थे, इसके पिताश्री वो जो है ना नीति अपना बहुत क्रूड बना करके देखबे न किए थे। भले पूरा भारत में शासन कर रहा था, लेकिन कोई भी उसका हिंदू जो उसका था, या कोई भी छोटा छोटा जो भी राज था, जाट, सिंधिया, सिंध, ये सब उसका सपोर्ट कर रहा था, ये सब उसका सपोर्ट कर रहा था, नहीं कर रहा था। तो ये जो अपना जो व्यवहार था ना वो बहुत गंदा करके रख लेता। कौन? औरंगजेब।
उसी व्यवहार को सुधारने के लिए उसका बेटा बहादुर शाह प्रथम जो है औरंगजेब की नीति को बदल दिया। औरंगजेब की नीति को बदल दिया, जिसमें इससे जो नाराज था मराठा, तो मराठा के साथ मराठा नीति को बदल दिया। एक पेशवा को ये कब्जा में करके रख लेता, उसको ये जो है आजाद करवा दिया। आगे हम बताएंगे, ठीक है। राजपूत नीति को बदला, सिख के साथ नीति को बदला, जात और ये धार्मिक नीति मतलब हिंदू पर टैक्स लगैले था, हिंदू पर जो है ये कर लगाया हुआ था, जजिया शायद कर था, आगे बता देते हैं। उसको भी जो है ये क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ये जो है समाप्त कर दिया। कौन किया था समाप्त? अब शाह आलम बोलिएगा, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम, ठीक है। तो ये इसको जो है खत्म कर दिया था। लेकिन ये सब नीति को लगाया कौन था? औरंगजेब लगाया था, औरंगजेब लगाया था। समझ रहे हैं ना बात को, समझ रहे हैं, ठीक है। आगे अब मराठा नीति, सबसे पहले हम लोग का आया था मराठा नीति। तो मराठा नीति क्या है, एक एक लाइन अच्छा से डिस्क्राइब करके आपको लिखा गया है, ठीक है। बढ़िया से समझिए मराठा नीति। मराठा नीति क्या था? मराठा नीति जो औरंगजेब क्या था कि ये 1689 ईस्वी में जो है, 1689 ईस्वी में औरंगजेब जो है ये संभाजी की जो है हत्या करवाकर, संभाजी जो है मराठा जो है ये पेशवा हुआ करता था, मध्यकाल में पढ़िएगा, ठीक है ना। बस नाम याद रखिए, संभाजी कौन था? तो ये जो है मराठा पेशवा था। कौन था? मराठा पेशवा था। पेशवा कहने का मतलब जैसे अधिकारी होता है ना, जैसे औरंग मुगल काल का जो शासक हुआ उसी तरह वो मराठा का शासक था। पेशवा मतलब शासक था। तो 1689 ईस्वी में औरंगजेब क्या किया था, ये संभाजी की हत्या करवा दिया था। और हत्या करवा करके उसका बेटा था कौन? साहू जी। इसका बेटा कौन था? साहू जी। साहू जी को जो है वो कैद कर दिया था, मतलब वो जो है उसको जेल में बंद कर दिया था। कौन बंद किया था? औरंगजेब। सिंपल समझिएगा, अभी नीति को जो खराब करेगा ना, नीति को खराब कौन करेगा? औरंगजेब करेगा। उसको सुधारेगा कौन? उसका बेटा कौन? शाह आलम। कौन सुधारेगा? शाह आलम, जिसका नाम मुअज्जम था, वो जो है इसको सुधारेगा। तो औरंगजेब क्या किया था, संभाजी का हत्या करवा दिया था 1689 में, और उसके बेटा साहू जी को जो है कैद कर लिया था, जेल में रख लिया, जेल में बंद कर दिया था। लेकिन बहादुर शाह प्रथम जो है ये साहू को जो है स्वतंत्र कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। और इस प्रकार जो है उसने मराठों के साथ शांतिपूर्ण संबंध स्थापित किया। मतलब ये हुआ कि इसके खिलाफ जो मराठा वगैरह था, ये बेचारा क्या दिमाग लगाया, कौन? बहादुर शाह प्रथम, जो कर बेटा जो साहू जी था उसको बंद करके रख लेता, इसको छोड़ दिया, आजाद कर दिया। और जब ये आजाद कर दिया तो सोचा अब तो हम आजाद कर दिए हैं ना, उससे नीति जो है ना बढ़िया हो जाएगा, मतलब जो हमसे वो दुखित था वो खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। जिस वजह से ये जो है छोड़ा, कोई ये शौक से नहीं छोड़ा था, ताकि जो है रोष नहीं हो उसमें, वो जो है मतलब इसके खिलाफ नहीं हो, इसको लेकर के नीति को सुधार कर रहा था। इसका जो बाप किया था उसी के ठीक उल्टा किया था। और मुगल बादशाह के बारे में देखिएगा, उत्तर मुगल काल में जो एकमात्र, उत्तर मुगल काल का बात कर रहे हैं, मुगल काल का नहीं, उत्तर मुगल काल का, 1707 के बाद से एकमात्र बादशाह बहादुर शाह प्रथम के बारे में जो है आप 2 से 4 लाइन बढ़िया से लिख सकते हैं और इसको बढ़िया आप बता सकते हैं। ये बहुत सुधार किया, ये भी जो है हिजरा के साथ बोखता था, लेकिन ये जो है बढ़िया सुधार किया। भाई ये नीति का सुधार कर रहा है, जो एक बाप जो रायता फैलेले था पूरा साम्राज्य में, पूरा ऐसे जो दुखी था उसी को तो ये सुधार कर रहा है, उसी को तो ये सुधार कर रहा है। रायता जो फैलेले था इसी को तो ये समाप्त कर रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहा था, ठीक है। अब दूसरा था सिख नीति। सिख नीति ये कैसे अपना बढ़िया किया, ये तो मराठा नीति समझ गए ना। मराठा में उसका बाप जो है इसको मरवा दिया, मरवाने के बाद उसके बेटा को कैद कर लिया, और उसके बेटा को जो ये जब आया उसका औरंगजेब का बेटा, इसको स्वतंत्र कर दिया, ठीक है, वो समझ गए मराठा। अब देखिएगा सिख नीति। सिख नीति, सिख नीति में क्या है, तो सिख नीति के बारे में कहा जाता है कि इस समय अर्थात जब 1707 में आपका बहादुर शाह प्रथम आपका बना है, तो उसी के बारे में कहा जाता है कि इस समय जो है सिखों का जो गुरु था ना, वो गुरु गोविंद सिंह। कौन था? वही गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म कहाँ हुआ है? पटना साहिब में हुआ, जो पटना में जिनका जन्म हुआ वही गुरु गोविंद सिंह। उनके बारे में देखिए, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है सिख धर्म से। गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु गोविंद सिंह को जो है बहादुर शाह प्रथम,
गुरु गोविंद सिंह को जो है बहादुर शाह प्रथम जो है 5,000 का मनसब, कितना का, 5,000 का जो है मनसब और खिलहत भेंट किया था। मतलब इतना जो है 5,000 का मनसब, मनसब समझ रहे हैं, मनसब समझाए ना बैक क्लास में क्या। हाँ बताइए मनसब क्या होता है। 5,000 का जो है ना इसको मनसब यानी 5,000 का इसको सिक्का रुपया पैसा भेंट किया था और साथ ही साथ खिलहत भेंट किया था। खिलहत उस समय का सम्मान होता था। ये जो है किसको दिया गया था, गुरु गोविंद सिंह को। अब देखिए फ्री में तो कोई आपको 5,000 नहीं दे देगा, 5,000 का मनसब, इससे नहीं, इससे ये दे रहा था ताकि इसमें जो मेरा नीति जो खराब मेरे पिताजी जो किए हुए हैं ना वो धीरे धीरे जो है वो सुधारो, धीरे धीरे वो जो है सुधारो। और गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जो है ये सिख का 10वां, सिख का 10वां और अंतिम गुरु थे और इन्होंने जो है गुरु पद जो है समाप्त कर दिया था। मतलब इसके बाद जो भी सिख धर्म में आएगा वो गुरु अपने आप में नहीं लगाएगा, अर्थात सिख धर्म में टोटल गुरुओं की संख्या कितना, 10। अंतिम सिख गुरु कौन हुआ, गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना। पढ़ेंगे गुरु गोविंद सिंह के बारे में आगे, सिख धर्म जब आपको बताएंगे ना, सिख में नहीं, सिख तो हम बता दिए, नहीं मध्यकाल अभी नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा। क्या हुआ, खिलहत एक तरह का सम्मान होता था, भेंट होता था। देखिए एग्जाम्पल अभी समझ लीजिए ना, भारत रत्न क्या होता है, बस उसी तरह से। ठीक है आगे कहा जाता है औरंगजेब के बेटा के बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में, कि इसने गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु सॉरी उसके बारे में नहीं कहा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब को जो है सिखों का अगला गुरु घोषित कर दिया था। मतलब गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम आपका जो है गुरु बना है किस धर्म का, सिख धर्म का। ये गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे, सिख धर्म को लेकर के जो है गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब ग्रंथ, जैसे हम लोग का ग्रंथ क्या है, गीता, हम लोग का क्या है, गीता, उसी तरह सिख धर्म का एक ग्रंथ था, कौन सा, गुरु ग्रंथ साहिब। इसी को जो है सिख धर्म का जो है अगला गुरु घोषित कर दिया था। लेकिन 1708 ईस्वी में, कब, 1708 ईस्वी में जो है नांदेड़, जो कि कहां पड़ता है आपका, महाराष्ट्र में जगह है नांदेड़ महाराष्ट्र में जो है गुरु गोविंद सिंह की जो है हत्या कर दी गई थी। इनका जो है ना हत्या कर दिया गया था, ये खुद से नेचुरल डेथ नहीं हुआ था, इनका जो है हत्या कर दिया गया था। कहां हत्या हुआ था, महाराष्ट्र में। और उसके बाद जो है जब इनका हत्या हो गया उसके बाद बंदा बहादुर, कौन, बंदा बहादुर जो है सिखों का नेता बना। ये तो आपका जो है क्या कहता है, गुरु गोविंद सिंह क्या किए थे कि गुरु पद को समाप्त कर दिया। मतलब ये बोले कि अब जो है सिख धर्म में कोई भी गुरु नहीं होगा। लेकिन जब इनका हत्या हो गया, इनके हत्या होने के बाद जो है सिख धर्म का अगला जो नेता बना था वो कौन बना था, बंदा बहादुर बना था। कौन बना था, बंदा बहादुर, बंदा बहादुर बना था, याद रखिएगा बंदा बहादुर। और आगे कहा जाता है कि बंदा बहादुर के साथ, बंदा बहादुर के साथ जो है फिर से, बंदा बहादुर के साथ जो है फिर से मुगलों का संबंध जो है खराब हो गया। गुरु गोविंद सिंह आए, उनके साथ ठीक किया 5,000 मनसब दे करके। लेकिन जैसे ही 1707 के बाद, एक साल बाद उनका हत्या होकर के आपका बंदा बहादुर आता है, बंदा बहादुर बनता है, तो इनके साथ फिर से इसका संबंध खराब हो जाता है। और 1712 ईस्वी में, कब, 1712 ईस्वी में, ये आपका जो है बहादुर शाह प्रथम का अंतिम काल है। 1712 ईस्वी में जो है अंबाला, कहा, अंबाला के निकट एक जगह है, कौन सा, लौहगढ़। लौहगढ़ में जो है लौहगढ़ का युद्ध बहादुर शाह प्रथम और बंदा बहादुर के बीच में हुआ था। जैसे ही आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि सिख धर्म का अंतिम गुरु आपका गुरु गोविंद सिंह हुआ, उनके साथ अपना संबंध जो है अच्छा किया, मुगल जो है अच्छा किया। लेकिन जैसे उनका हत्या हुआ, अगला आपका आया उसका बंदा बहादुर, बंदा बहादुर आया, बंदा बहादुर के साथ फिर बिगड़ गया। और बंदा बहादुर के साथ जो है आपका मुगल और
या ऐसे बहादुर शाह प्रथम और बहादुर बंदा बहादुर के बीच में जो आपका लवगढ़ का जो है युद्ध हुआ था। कौन सा? लवगढ़ का जो आपको युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है बहादुर शाह प्रथम जो है घायल हो गया, और ये घायल होने के कारण जो है इनका मृत्यु हो गया। घायल होने के कारण इसका मृत्यु हो गया। 1712 में आप लोग जानते हैं कि इसका मृत्यु हुआ, उसके बाद ही ना अगला शासक उसका दूसरा जो है अधिकारी बना था। अब देखिए, ये तो हम लोग पढ़ रहे थे सिख नीति, मराठा नीति देख लिए, सिख नीति देख लिए। अब हम लोग को देखना है कौन सा नीति? क्या? ये महाराज सारा रामायण खत्म हो जाता है, आपका ध्यान कहाँ रहता है? नहीं, सुनिए। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म का अंतिम गुरु हुआ। गुरु गोविंद सिंह ये घोषणा कर दिए कि अब गुरु का पद इसमें नहीं रहे, गुरु का पद नहीं रहेगा। लेकिन आप किसी भी धर्म को मान रहे तो आपके नीचे का अनुयायी तो रहता है ना, आपका शिष्य तो रहता है ना, आपका चेला तो रहता है ना, आपका काम। अब बाबा बागेश्वर काम कर रहे हैं तो बाबा बागेश्वर के अगल बगल बैठा हुआ आदमी नहीं रहता है। अब बाबा बागेश्वर मर जाएंगे खुदा न खास्ते, तो उसका जो अगल बगल का चेला होगा वो तो अपने आप को बाबा बागेश्वर समझेगा ना, समझेगा ना, समझेगा ना कि हम हैं बाबा बागेश्वर। वो तो पर्ची खोलेगा ना, पर्ची खोलेगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि भारत में कहाँ अटैक होने वाला है, भारत में कहाँ बम ब्लास्ट होने वाला है। खाली ये बताएगा कि तुम्हारे भविष्य में ये होगा, तुम्हारे भविष्य में वो होगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि अटैक कहाँ हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, वो उसके पास नहीं है। बस वही बात था। इसके बारे में गुरु गोविंद सिंह के जो है ये सब अनुयायी था, और जैसे ही उनका हत्या हुआ ये अपने आप को जो है उनका सिख धर्म का नेता मान लिया। नीतीश कुमार कुर्सी पर घसकेगा, जेडीयू से हटेगा, दूसरा कोई आकर के नेता, नीरज कुमार उसका जो है एमएलसी है, वो अपने आप को जो है प्रवक्ता है, वो अपने आप को मान लेगा कि हम हैं मुख्यमंत्री, या नहीं हम हैं जेडीयू का जो है नेता, वरिष्ठ नेता, हम जो बोलेंगे वो होगा। बस वही बात था वहां पर, वो नेता माना था अपने आप को। ठीक है, अब है हम लोग को आगे पढ़ना किसके बारे में? राजपूत नीति के बारे में। किसके? राजपूत नीति। राजपूत नीति को देखिए, राजपूत नीति। राजपूत नीति का बात कीजिएगा तो राजपूत नीति के बारे में कहा गया है कि औरंगजेब ने जो है राजपूत के आंतरिक मामला में जो है हस्तक्षेप किया। औरंगजेब क्या किया था? जो राजपूत का अंदर, मतलब राजपूत का जहां शासन प्रशासन होता था ना, वहां पर जाकर के औरंगजेब क्या करता था? हस्तक्षेप करता था। भाई अगर शासन मेरा है, तुमको उससे क्या मतलब है? लेकिन ये मनबरहू था। कौन मनबरहू था? औरंगजेब जो है ना, ये मनबरहू था। उसी कारण से कहा गया कि लेकिन बहादुर शाह प्रथम क्या किया? इस हस्तक्षेप की नीति को जो है बंद कर दिया। मतलब बहादुर शाह प्रथम क्या किया? हमको कोई मतलब नहीं, आपको जो करना है आप अपने राज्य में कीजिए, उस चीज को ये खत्म किया। मतलब ये इसका बेटा क्या कर रहा है? सबके साथ अपना संबंध को सुधार रहा है, संबंध को सुधार करके जो उसको मिला रहा है, बना रहा है। ठीक है, इसके बाद कहा जाता है बहादुर शाह जो है ये जोधपुर के राजा, कहां का राजा? जोधपुर के राजा जो है, राजा के रूप में अजीत सिंह को जो है स्वीकार किया था। जोधपुर आप देखिएगा, जोधपुर आपका राजस्थान साइड में पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है जोधपुर। वहां का जो है ये राजा घोषित किया था। किसको घोषित किया था? अजीत सिंह को। और राजस्थान में अधिकतर राजपूते हैं राजस्थान में, ठीक है ना। ये अजीत सिंह को जो है घोषित किया। और कहा जाता है इस समय जो है दो प्रसिद्ध शासक महत्वपूर्ण था, अर्थात जब बहादुर शाह का शासन हो काल था 1707 से 12, उस काल में जो है दो महत्वपूर्ण शासक था, जिसमें एक था आपका आमेर का राजा, जिसका नाम था जय सिंह। आमेर का राजा जय सिंह कहाँ है? ये आपका जयपुर, ये सब राजस्थान साइड में है। इसके बाद एक आपका मारवाड़ का राजा जो कि जोधपुर, ये भी राजस्थान। कौन था? अजीत। ये दो राजा जो है ना आपका बहुत महत्वपूर्ण था, दो राजा बहुत महत्वपूर्ण था। और ये दोनों राजा किसका था? राजपूत राजा था। ये राजपूत था, राजपूत राजा। ये राजस्थान साइड में था। कहाँ था? राजस्थान साइड में, क्योंकि दोनों स्थान देख रहे हैं राजस्थान में। क्लियर है? इसके बाद कहा गया है आगे कि बहादुर शाह प्रथम ये जाट के साथ भी जो है शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया। मतलब मराठा से भी किया, सिख से भी किया, राजपूत से भी किया, अब जाट से भी जो है ये अपना शांतिपूर्ण नीति जो है ये स्थापित किया। जाट से भी कर लिया। अब धार्मिक नीति में ये क्या क्या बदलाव किया? धार्मिक नीति में भी जो है टंग रेले था इसके पिताश्री।
अब जो है धार्मिक नीति में जो है ये क्या क्या ये है ये सुधार किया, वो धार्मिक नीति को आप लोग देखिए एक बार। धार्मिक नीति, धार्मिक नीति देखा जाए तो धार्मिक नीति के बारे में कहा जाता है कि उल्लेखनीय है कि औरंगजेब, उल्लेखनीय है कि औरंगजेब ने जो है हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। मतलब हिंदू के विरोध में, अब कट्टर भाई मुस्लिम है, आज योगी आदित्यनाथ को अगर कहा जाए कि आप मुस्लिम को लेकर के एक सही कानून बनाइए, कभी बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। सब कोई जानता, हम लोग भी जानते, आप लोग भी जानते, वो कट्टर हिंदू है, कट्टर हिंदू है, तो मुस्लिम के खिलाफ ही रहेगा। बस वही था उस समय। औरंगजेब जो था ये हिंदू विरोधी नीति जो काफी हद तक ये अपनाया था, जिसमें मंदिरों को तोड़ना, मंदिर को नष्ट कर देता था, मंदिर को नष्ट कर देता था। त्योहार पर प्रतिबंध, मतलब कोई भी पर्व त्योहार आता था, हिंदू का पर्व त्योहार, उस पर जो है ये प्रतिबंध लगाता था। और जजिया और तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगाता था। अभी बोल रहे थे ना, जजिया पर, जजिया कर लगाया था। तीर्थ यात्रा मतलब आप कहीं भी भ्रमण करने जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, उससे जो है पैसा लिया जाता, और केवल केवल हिंदू से ही लिया जाता था, मुस्लिम से नहीं लिया जाता। लेकिन ठीक इसके उल्टा इसका बेटा बहादुर शाह प्रथम क्या किया, जजिया और तीर्थ यात्रा के करों पर जो है रोक लगा दिया। मतलब ये जजिया, मतलब जो औरंगजेब करेगा उसका उल्टा इसका बेटा किया ताकि नीति में सुधार। मतलब ये हुआ, रायता फैलेले था उसको समेट रहा है। और ये जो है मंदिर को तोड़ने पर भी जो है प्रतिबंध लगवा दिया। ठीक है, ये सब काम किया आपका बहादुर शाह प्रथम। अपोजिट किया, अपोजिट किया। क्यों किया तो आप एक लाइन में बोल दीजिएगा, नीति को सुधारने के लिए, संबंध को बनाए रखने के लिए, इसके लिए किया। क्लियर है? ठीक, आगे आगे आपका एक इतिहासकार होता है, और ये इतिहासकार एक बात लिखता है, और इस इतिहासकार का नाम है आपका क्या, सर सिडनी ओवन। सर सिडनी ओवन, ये हम आपको बताए थे ना कि एक इतिहासकार बहादुर शाह प्रथम के बारे में अच्छा लिखता है, वही इतिहासकार है आपका सर सिडनी ओवन। सर सिडनी ओवन ये कहता है कि अंतिम मुगल बादशाह, सर सिडनी ओवन क्या कहता है कि यह अंतिम मुगल बादशाह, मतलब अंतिम, यह अंतिम मुगल बादशाह किसके बारे में बोल रहा? नहीं, बहादुर शाह प्रथम के बारे में बोले न। एक को ऐसा जो है उत्तर मुगल काल में बादशाह हुआ जिसके बारे में ये लिखता है, यह अंतिम मुगल बादशाह था जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। अब देखिए, औरंगजेब इतना खराब नीति अपनाया, उसका बेटा इतना सुधार कर रहा है, 2 लाइन तो अच्छा कह ही ना सकते हैं, 2 लाइन तो अच्छा कह सकते हैं। उसी में एक इतिहासकार आपसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, कौन सा इतिहासकार बहादुर शाह प्रथम के बारे में बोला कि इसके बारे में 2 लाइन अच्छा कहा जा सकता है? सर सिडनी ओवन, सर सिडनी ओवन, सर सिडनी ओवन ही कहा था कि कुछ शब्द जो है इसके बारे में अच्छे कहे जा सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद आगे कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम के बारे में ही कि इस काल में जो है खफी खां, कौन सा? खफी खान ने जो है मुंतखाब उल लुबाब, लबाब कर दिया, इसको लुबाब कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहादुर शाह प्रथम के काल में ही जो है खफी खां के द्वारा मुंतखाब उल लुबाब नामक पुस्तक लिखा गया था। मुंतखाब उल लुबाब क्या है? तो मुंतखाब उल लुबाब एक पुस्तक है, और मुंतखाब उल लुबाब का रचनाकार कौन? खफी खां। कौन? खफी खां। मुंतखाब उल लुबाब किसके काल में लिखा गया है? बहादुर शाह प्रथम के काल में, बहादुर शाह प्रथम के काल में। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद आगे कहा जाता है कि मुंतखाब उल लुबाब में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को जो है शाह ए बेखबर कहा गया है। इसी किताब में जो है मुंतखाब उल लुबाब में ही खफी खां लिखता है बहादुर शाह प्रथम के बारे में शाह ए बेखबर। और आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि शाह ए बेखबर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। आगे आपको पढ़ाएंगे ना तो आगे ये भी आएगा कि रंगीला बादशाह के नाम से कौन जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से कौन जाना, सब के बारे में जाना जाता है। तो अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। शाह ए बेखबर की चर्चा किस पुस्तक में है? मुंतखाब उल लुबाब।
मुंतखाबुल लुबाब में। क्लियर। और एक लाइन यहां पर कहा गया है कि 1712 ईस्वी में जब इसका मृत्यु हुआ, 1712 ईस्वी में जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम का जो है मृत्यु हो गया था। लड़ रहा था ना बंदा बहादुर से, सिख सिख का जो आपका अगला नेता जो था उसी से लड़ रहा था ना, घायल हुआ, घायल होने के कारण ये मर गया। ये उपाधि दिया गया है शाह बेखबर, मतलब ये हुआ कि आप अपने काम के प्रति जो है ना जागरूक नहीं है। भले ये नीति का सुधार कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन अपने काम पर उतना ध्यान नहीं दे रहा था, बेखबर है। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे इससे आपको कोई खबर ही नहीं, आप बेखबर हैं। आप क्या है शाह बेखबर, मतलब ये जो बादशाह था ना ये बेखबर था, इस कहाँ कौन सी काम हो रहा है नहीं हो रहा है, किस राज्य में कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं था, ये पूरा बेखबर था। अच्छा था, अच्छा के साथ साथ खराब भी था। तब तो ये सब उत्तर मुगल बादशाह में आया, महाराज योग काहे नहीं हुआ, इसको काम के प्रति मतलब ही नहीं था, इसलिए रुचि नहीं था इसको काम में। आगे आगे हम लोग को पढ़ना है दूसरा बादशाह कौन सा, जहांदार। आप लोगों ने देखा बहादुर शाह प्रथम को अच्छा से, और बहादुर शाह प्रथम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होना चाहिए था वो हम आपको बता दिए हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए था। क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो प्रयास कीजिए आप लोग बनाइए। गवर्नर जनरल आप लोग इतना पढ़ लिए हैं कि गवर्नर जनरल से लगभग जो है हम क्वेश्चन सारा करवा दिए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो हमको नहीं लगता कि आप लोग छोड़िएगा। अब देखते हैं हम लोग किसको, दूसरा बादशाह आपका कौन सा है, जहांदार शाह को। जहांदार शाह को, जहांदार शाह, जहांदार शाह को देखिएगा तो जहांदार शाह के बारे में कहा जाता है कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद, जब बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु हो गया था, तो मृत्यु कब हुआ था बहादुर शाह प्रथम का, 1712 में। 1712 ईस्वी में जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गया, इसके मृत्यु के बाद जो है उसका 4 पुत्र में, बहादुर शाह प्रथम का भी 4 गो बेटा था, 4 पुत्र में जो है पुनः उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। जैसे औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो तीनों बेटा लड़ा, फिर बहादुर शाह प्रथम जब जीता, मुअज्जम जो बना था, मुअज्जम का ही नाम बहादुर शाह प्रथम था, ये जब बना तो इसका 4 गो बेटा था। जब ये मर गया, मरने के बाद इसके 4 बेटा में लड़ाई हुआ, और कहा जाता है ना, कहावत भी है, जैसी करनी वैसी भरनी, या कर्मा वापस लौटता है। जो आज आप कीजिएगा, गलत कीजिएगा तो आने वाला फ्यूचर में आपके साथ गलत होगा, सही कीजिएगा तो आज नहीं 20 साल बाद ही आपके साथ कहीं ना कहीं आपके साथ सही हो। ये लड़ा था 1707 ईस्वी में, ये लड़ा था, भाई भाई में लड़ा था, और इसका देखिए खानदान में इसका बेटा अब लड़ रहा है अपने भाई भाई में। और इसका जो 4 बेटा था जिसमें नाम है आपका अजीम उस शान, पहला बेटा अजीम उस शान, दूसरा रफी उस शान, तीसरा जहान शान, चौथा जहांदार शान, जहांदार शान। ठीक है ना, ये आपका इसका 4 बेटा हुआ। चारों क्या कर रहा, आपस में लड़ रहा है, आपस में लड़ रहा है। कोई भी युद्ध होता है बाबू, उसमें जो है एक ही जीतता है, और कोई भी चीज का अंतिम फैसला युद्ध नहीं होता है। प्रयास कीजिए शांति से वो बात जो है खत्म हो जाए। ठीक, अब देखिएगा क्या हुआ, खत्म हुआ ना, खत्म हुआ। क्या था, सीता जी को दे देता रावण, बात खत्म था। बहुत बार मौका मिला है, लेकिन घमंड। महाभारत, रामायण से पहले चल जाइए ना महाभारत में, सॉरी रामायण पहले, हाँ महाभारत में देखिए ना, महाभारत में क्या हुआ। नहीं, देखिए सब कुछ ये ऐसा नहीं है कि कोई किसके चक्कर में हुआ, वो महाभारत आपको आईना है, आपको दिखाता है भाई भाई किस तरह से ये हुआ, वो होना जरूरी था महाभारत। एक बार अंतिम क्या हुआ, थोड़ा 4 गांव मांगा, नहीं दिया। आजकल भी देखते हैं 1 इंच के लिए लड़ाई होता है, उसमें बस वही बात है ना, उससे आप लोग को सीख लेना चाहिए। उससे आप बाद में 5 पांडव को पछताप हुआ ना कि छोड़ ही देते। पांडव का भी एक भाई मरा था ना, कर्ण मरा था, कर्ण।
पहला बेटा, कुंती का पहला बेटा सूर्यपुत्र कर्ण। ठीक है, तो अंतिम युद्ध कभी भी किसी भी चीज का निदान नहीं है। आदमी आजकल स्वाभिमान पर ले लेता है। क्या? उसको कोई नहीं मार सकता था। तुम, हाँ, उसको मारना जरूरी था, नहीं मारता तो पांडव समाप्त हो जाता, पांडव समाप्त हो, फिर धर्म का अंत हो जाता। हो, आप कितना बड़ा शक्तिशाली है उससे नहीं मतलब है, आप अधर्म के प्रति थे ना। सबसे बड़ा योद्धा था बर्बरीक। अगर कृष्ण भगवान गुरु दक्षिणा में उसका सिर नहीं मांगता तो दोनों तरफ का आदमी वो खत्म हो जाता। सिर्फ और सिर्फ कौन बचता? बर्बरीक बचता, क्योंकि बर्बरीक जो अपना वचन दे करके रखा था, जो पक्ष कमजोर होगा हम उसके पक्ष के लड़े। बर्बरीक कौन था? तो भीम का बेटा था, भीम का बेटा था बर्बरीक। और वही बर्बरीक को आज वर्तमान में क्या कहते हैं? तो आज वर्तमान में खाटू श्याम कहते हैं। वही है खाटू श्याम बर्बरीक। उसका देखिएगा सिर सिर्फ रहेगा, सिर सिर्फ रहेगा, सिर्फ सिर। हाँ, 3 ही उसके पास बाण था, तीसरा बाण में वो पूरा पृथ्वी को नष्ट कर देता। महाभारत को देखिए, बहुत खतरनाक कहानी है, उससे सीखिए। पैर नीचे में कृष्ण भगवान रखे हुए थे, पत्ता को बाण चलाया उसमें, उसको भी वो भेद दिया। उतना बड़ा उसके पास शक्ति था, वो देखिएगा तब समझिएगा। ऐसे हम कितना बोले, अगर वो बच जाता, अगर वो बच जाता, काल्पनिक नहीं, हकीकत है, हकीकत है ये घटना। ये महाराज हिंदू है, कल्प वो अगर पैर के नीचे का अगर बच जाता पत्ता, तब उसका जो है सिर नहीं मांगता। भगवान कृष्ण का भी मजबूरी हो गया था, काहे कि वो भी बचपन में शिक्षा दिया था लेकिन गुरुदक्षिणा नहीं दिया था। उसको पता था, कृष्ण भगवान को पता था। ऐसे पूरा तो पृथ्वी ही चलाते हैं भगवान विष्णु, और सब कुछ डेस्टिनी में लिखा हुआ है। हम लोग, आप लोग जो भी करते हैं ना, आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको सिर्फ एक उम्मीद है कि हमको नौकरी लगेगा, लेकिन सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपको पता नहीं है। आपको अगर ठोकर भी लग रहा है ना, तो वो सब कुछ लिखा हुआ है कि आपको लगना तय है। सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपको मतलब किसी चीज में सफलता मिलता है तो आपको लगेगा कि नहीं, हम मेहनत करके लिए हैं, वो किसी ना किसी तरह वो डेस्टिनी में लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना, आप कितनों सही कीजिएगा ना, गलती होगा। अब कैसे कोई दारू बेच रहा है गांव समाज में, देखिएगा कि वो दारू बेच रहा है, गलत काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ सही होता है, उसके साथ सही होता है। वो चीज लिखा हुआ है, उसके साथ सही हो रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सही काम कभी ना कभी किया होगा। और आज जो वो दारू बेच रहा है, गलत काम कर रहा है ना, आगे जाकर के उसको सब भोगना पड़ेगा। जो कीजिएगा नहीं, आदमी कहता है मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होता है, नहीं। स्वर्ग और नरक दोनों आपको इस पृथ्वी पर भोग करके जाना है, कुछ कर्जा लेकर के नहीं जाइएगा, सब कुछ आप यहाँ पर भोग करके ही जाइएगा। गलत कर रहे हैं आज किसी के साथ, आप कल के डेट में आप गलत आपके साथ होगा। आप किसी को आज कष्ट दे रहे हैं तो अंतिम समय में आपको मरने के समय में पूरा घिसेट होगा। बहुत सम ऐसा आदमी को देखिएगा जो अपने यंग जमाने में बहुत आदमी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, छोटे लोगों को दबाया। जब अंतिम उसका दौर आता है ना मरने का, बिछुना पर वो जो है ना, बिछावन जो होता है उस पर वो घसीटता है, उसको देखने वाला उसका बेटा पोता नहीं रहता, कोई नहीं उसको देखता है। मेरे घर के बगल में बहुत ऐसा घटना हुआ। किसी किसी का नेचुरल डेथ हो जाता है, चलते 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 आराम से वो चल जाता है, कोई कोई बहुत लंबा समय तक घसता जाता है। हॉस्पिटल का चक्कर, तो ये चक्कर, वो चक्कर, ये चक्कर, सब कुछ लिखा हुआ है, जैसा कीजिएगा वैसा। इसलिए दिमाग में पॉजिटिव लेकर के बात चलिए, गलत कभी नहीं कीजिए किसी के साथ। अब आदमी है, नहीं सुधरिएगा ये हम भी जानते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए, गलत नहीं कीजिए। आज आप किसी के साथ गलत कीजिएगा, कल आपके साथ गलत होगा। वही हुआ, वही बात यहाँ पर है। औरंगजेब का बेटा, तीनों अपने आपस में लड़ा, अब उसका बेटा अपने आप में चारों लड़ रहा है, लड़ रहा है, चारों लड़ रहा है। आगे, अब आगे देखिए, जब ये उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था, तो उस उत्तराधिकार के युद्ध में जो है जुल्फिकार खां, कौन?
जुल्फिकार खां की सहायता से जो है जहांदार शाह जो है ये गद्दी पर बैठा। जुल्फिकार खां जो है उस समय का उसका सेनापति हुआ करता था, और इसी के सहायता से जो है तीनों भाई में, चारों भाई में जो है तीन को ये हराया। और ये जो आपका जहांदार शाह था, जिसको जहांदार शान कहा गया है, ये जहांदार शाह जो है ये गद्दी पर बैठा था। कौन बैठा था? जहांदार शाह। 4 नंबर का बेटा यही था, चौथा नंबर का, ये जो है गद्दी पर बैठा। और जहांदार शाह के बारे में कहा जाता है कि जहांदार शाह जो है एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। अयोग्य मतलब समझे ना, योग्य ही नहीं था। 1 साल काहे रहा? अयोग्य था तब ने 1 साल रहा। ये जो है एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, और उसे जो है लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? लंपट मूर्ख। आपसे पूछ देगा कि लंपट मूर्ख के नाम से किसे जाना जाता है? जहांदार शाह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है। लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। और जहांदार शाह ने जो है अपना वजीर, जहांदार शाह जो है अपना वजीर जुल्फिकार खां को नियुक्त किया था। ये जो अपना वजीर नियुक्त किया था ना, किसको नियुक्त किया था? जुल्फिकार खां को। मतलब ये जो है अब कोई भी वजीर चाल चलता है, चाल चलता है, मतलब आपको किस राज्य के प्रति, किसके प्रति कौन सा चाल चलना है, नहीं चलना है, नीति बनाने का काम जो होता था वो वजीर का होता था। मतलब अब जो है लंपट मूर्ख के लिए जो नीति बनाएगा वो कौन बनाएगा? जुल्फिकार। अब ये बताइए, इस लंपट मूर्ख है तो ये कभी भी योग्य होगा? कभी भी योग्य नहीं होगा। याद रखिएगा इसके बारे में, लंपट मूर्ख। और उसके बारे में क्या कहा गया था? बहादुर शाह प्रथम के बारे में, बहादुर शाह प्रथम के बारे में क्या कहा गया था? बहादुर शाह प्रथम को किस उपनाम से जानते हैं? जैसे इसको लंपट मूर्ख कहा गया, उसको क्या कहा गया था? साए बेखबर नहीं कहा गया था। साए बेखबर किसको कहा गया था? तब वही बात तो पूछ रहे हैं। लंपट मूर्ख किसको कहा गया है? जहां सब कुछ सामने में फिर भी महाराज इतना कंफ्यूजन क्या? ए महाराज, सर सिडनी ओवन क्या कहा था कि इसको जो है, सर सिडनी ओवन ये बोला था कि अंतिम जो है मुगल बादशाह हुआ जिसके बारे में जो आप 2 लाइन लिख सकते हैं, सही अच्छा लाइन लिख सकते हैं। सर सिडनी ओवन कैसे होगा? आगे जुल्फिकार खां के बारे में अगर देखा जाए तो जुल्फिकार खां के बारे में कहा जाता है कि जुल्फिकार खां जो है ये एक योग्य वजीर था। ये जो है एक योग्य वजीर था। मतलब ये अपने शासक के तरह ये नहीं था, इसका जो मालिक था ना उसके जैसा ये नहीं था, ये एक योग्य था। और इसने जो है मुगल को अस्थायित्व देने का जो है प्रयास किया। मतलब मुगल जो है अब धीरे धीरे जो डिवाइड हो रहा था ना, अब योग्य नहीं होगा तो मुगल तो टूटना तय है। मुगल इसी काल में नहीं टूटेगा, स्वतंत्र राज्य का उदय होगा। ये जो है प्रयास किया कि हम इसको अस्थायित्व प्रदान करते हैं। लेकिन वही बात, अकेला मियाँ कब्र खूनी की कहानी। मतलब अकेला मियाँ अगर कब्र खूनेगा तो रोएगा कौन? और कोई मर गया है उसका, उसी को कब्र खूनना है, उसी को रोना है। तो वही बात है, जुल्फिकार खां अकेला क्या करता? अकेला ये क्या करता? उसी और आगे कहा जाता है जुल्फिकार खां के बारे में कि जुल्फिकार खां जो है ये जागीरों को अंधाधुंध जो है ये वितरण पर जो है रोक लगा दिया था। मतलब क्या करता था जुल्फिकार खां? जागीर, जागीर मतलब किसी को जमीन दिया जाता था, आप वहां पर जो है कृषि कीजिए या वहां पर आप शासन कीजिए। इस पर जो बांटा गया था ना जमीन, जो जागीर के तौर पर दिया गया था, नहीं कहता है कि तोहर जागीर छो, गांव घर में सुने न कि तोहर जागीर छो मतलब तोहर बपौटी छो। तो वही जागीर जमीन जो था ये सबको जो बांटा गया था, इस पर जो है ना वो रोक लगाना शुरू कर दिया था। कौन? जुल्फिकार खां। और ये जब रोक लगाएगा किसके नेतृत्व में? तो जहांदार शाह के नेतृत्व में। मतलब अब जो है ये जो भी आपका जागीर का भूमि था इस पर जो है रोक लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद जहांदार शाह के बारे में कहा जाता है कि जहांदार शाह जो है, ये जहांदार शाह मराठा को जो है दक्कन में जो है चौथ और सरदेश मुखी का जो है अधिकार इस शर्त पर जो है दिया कि वे जो है मुगल वसूल कर जो है मराठों को देंगे। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझिएगा पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जहांदार शाह जो है ये मराठा को, कौन किसको? जहांदार शाह मराठा को दक्कन में चौथ और सरदेश मुखी का अधिकार देता है। चौथ और सरदेश मुखी क्या था? तो ये एक प्रकार का टैक्स था।
चौथ और सरदेशमुखी क्या था? टैक्स था, जो कि चौथ और सरदेशमुखी किस क्षेत्र में दे रहा है? दक्कन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? दक्कन के क्षेत्र में ये दे रहा है। और ये कौन शर्त पर दे रहा है? इस शर्त पर दे रहा है कि वे वसूल करके जो है मराठा को देंगे। किसको देंगे? मराठा। क्लियर है? ये इसको अधिकार दिया, आप वहां पर टैक्स वसूल करके जो है दीजिए। क्लियर है? आगे आगे कहा जाता है कि जहांदार शाह ने, ये जो जहांदार शाह है, जहांदार शाह ने जो है आमेर के राजा, जो वही आमेर का राजा राजस्थान में है, आमेर का राजा जो था जय सिंह, इसको जो है मालवा की सूबेदारी दे करके। अब देखिए इसी तरह से धीरे धीरे राज्य स्वतंत्र होगा। इसका जो है बाप एक जगह किया, इसका बाप एक जगह किया, और ये क्या कर रहा था? इससे नहीं संभल रहा था ना, छोटा छोटा राज्य को वहां पर मालिक बना दिया गया था, छोटे छोटे शासक को। तुम वहां पर पैसा वसूलो और पैसा वसूल करके हमको दो, पैसा वसूलो पैसा वसूल करके हमको दो। अब आप किसी को किसी जगह का मालिक बनाइएगा, वो तो एक तरह से तो नौकर ही है, आपको वसूल करके दे रहा है, लेकिन वो आपसे तो स्वतंत्र होना चाहेगा, आपके अधीन तो काम करना नहीं चाहेगा। वही गलती ये सब करते गया, जिस वजह से स्वतंत्र होते गया। जहांदार शाह जो है आमेर के राजा जय सिंह को जो है मालवा की सूबेदारी देकर के जो है मिर्जा सबाई, कौन? मिर्जा सबाई की जो है उपाधि भी दी, उपाधि भी दी। और जोधपुर के शासक अजीत सिंह को, जोधपुर का शासक अजीत सिंह को जो है गुजरात का सूबेदारी और महाराजा की उपाधि दी। मतलब आमेर का जो है राजा जय सिंह को दे दिया मालवा का सूबेदारी, और मिर्जा सबाई की इसको उपाधि दिया। किसको? राजा जय सिंह को। मिर्जा सबाई की उपाधि किसको? राजा जय सिंह को। और उसके बाद जोधपुर का एक शासक था अजीत सिंह, अजीत सिंह को कौन सा क्षेत्र दिया? गुजरात, गुजरात का सूबेदारी दिया। और इसको कौन सा उपाधि दिया? महाराजा, महाराजा की इसको उपाधि दिया। मतलब जगह भी दिया और उपाधि भी दिया। ये दोनों काम कौन कर रहा था? जहांदार शाह, जहांदार शाह। मतलब छोटे छोटे राज्य को अब ये बांट रहा है। और अंतिम में कहा जाता है, एक साल तो ये रहा ही, 21 साल में ये बर्बाद कर लिया। लंपट मूर्ख काहे किया गया? रे चोट्टा, तुम साला काहे अपना जमीन दे रहा है दूसरे को शासन करने के लिए? काहे उसके मनसबदारी को अपन उसको मनसब को क्या कहता है उसको असूलने के लिए दे रहा है? सूबेदारी क्यों दे रहा है? पैसा असूलने के लिए। तुम खुद शासन करो ना, वहां पर तुम खुद शासन करो। लेकिन इसलिए इसको लंपट मूर्ख कहा गया कि अपना जो है क्षेत्र जो है छोटे छोटे जो है बांटना शुरू कर दिया, बड़का दानी बन रहा था। 1713 के अंत में जो है सैयद बंधु ने जहांदार शाह को सिंहासन से हटा करके, 1713 ईस्वी में जो है 1713 ईस्वी अंत बोल रहा है तो दिसंबर का महीना होगा, नवंबर दिसंबर होगा। इसके अंत में सैयद बंधु क्या किया? जहांदार शाह को जो है सिंहासन से हटा दिया और हटा करके उसकी हत्या कर दिया, और हत्या करके जो है वो फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाया। अब क्या किया सैयद बंधु? किसको गद्दी पर बैठा रहा है? फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठा रहा है। लंपट मूर्ख है, उसको क्या करता है? उसको तो दूध थप्पड़ शुरुए में मारना चाहिए था, लेकिन लंबा समय रह गया जो उसको दे। अब जो गुजरात का क्षेत्र दे रहा है अजीत सिंह को, और वहां पर जो आपका क्या कहता है आमेर का जो क्षेत्र दे रहा है, ये मालवा का जो सूबेदारी जय सिंह को दे रहा है, वो तो दे दिया, वो छोड़ेगा? कहियो छोड़ेगा? वो तो अपने आप को धीरे धीरे स्वतंत्र करना शुरू करेगा। यही ना बुर्बकी वाला काम किया था। तो एक तरफ देखिए मुगल का पतन भी हो रहा है, और एक तरफ स्वतंत्र राज्य का उदय भी हो रहा है। और इधर से उदय होगा और उधर से ब्रिटिश उस पर चढ़ेगा। तीनों काम एक साथ हो रहा है। मुगल का पतन हो रहा है, स्वतंत्र राज्य का उदय हो रहा है, और ब्रिटिश उधर से चढ़ रहा है। जो अब स्वतंत्र हो गया उस पर तो कमजोर हो गया, उसको तो सहायता करने ही जाएगा नहीं। मुगल सहायता करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इससे तो ये लड़ करके वो अलग हुआ, वो तो अब अकेला हो गया। उधर से अब ब्रिटिश हमला करके उसको जीत लेगा। ठीक है ना? तो ये इसके बाद जो अगला शासक बना वो कौन बना आपका? फर्रुख सियर। तो अब देखते हैं हम लोग फर्रुख सियर। मोबाइल देखिए दुबे सर कहाँ है? कहाँ है दुबे सर? बाप रे, 17 गो मिस कॉल। एक 92 वाला नंबर किकर है? हेलो, हाँ बोलिए।
12 बार फोन किया है लड़का, लगातार कर ये रहा है। मेरी मम्मी 5 बार फोन की है। दुबे सर लिखे 2 मिनट में आ रहे हैं, 9:33 में लिखे 2 मिनट में आ रहे हैं, अभी 9:39 हो रहा है। चलिए आगे। फर्रुख सियर, फर्रुख सियर को अगर देखें तो फर्रुख सियर के बारे में कहा जाता है कि फर्रुख सियर जो है ये सिंहासन सैयद बंधु, फर्रुख सियर जो है सिंहासन पर जो है सैयद बंधु की सहायता से प्राप्त किया। मतलब ये खुद से नहीं बैठा, इसको जो है एक स्टेपनी लगा था। क्या लगा था? स्टेपनी लगा था। गाड़ी भी चलाते हैं तो एक स्टेपनी रहता है ना, 4 व्हीलर में स्टेपनी रहता है ना आपको हेल्प करने के लिए। तो ये जो अपने स्टेपनी के सहायता से बैठा था कौन? फर्रुख सियर। फर्रुख सियर का स्टेपनी कौन था? अरे भाई जिसके सहायता से बैठेगा वही ना इसका स्टेपनी था। सैयद बंधु इसका स्टेपनी था। और फर्रुख सियर के बारे में कहा जाता है कि वह जो है अजीम उस शान का पुत्र था। किसका पुत्र था? अजीम उस शान, वही बहादुर शाह प्रथम का बेटा, पहला बेटा, उसी का बेटा अजीम उस शान। कौन? अजीम उस शान। बहादुर शाह प्रथम का पहला बेटा कौन? अजीम उस शान। और उसी का बेटा कौन? फर्रुख सियर। अर्थात फर्रुख सियर किसका पोता हुआ? बहादुर शाह प्रथम का। किसका पोता हुआ? बहादुर शाह प्रथम। अब परपोता किसका हुआ? औरंगजेब का। औरंगजेब का परपोता होगा। ये जो है अजीम उस शान का पुत्र था कौन? फर्रुख सियर। सर आप एक बार पॉलिटी का वहां पर नोट्स लेकर के 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखिए तो आप क्या लिखे हैं उसमें। ठीक है। और इसके बाद कहा जाता है फर्रुख सियर के बारे में कि फर्रुख सियर के दरबार में जो है 4 अमीर वर्ग थे। कितने अमीर वर्ग थे? 4 अमीर वर्ग था। टोटल कितना वर्ग? 4 अमीर वर्ग था, जिसमें ईरानी था कौन? जुल्फिकार खान। ये जो है आपका ईरानी था। इसके बाद एक था आपका निजाम उल मुल्क। इसको निजाम कर लीजिएगा, निजाम उल मुल्क। और इस निजाम उल मुल्क को जो है ना चिनकिलीज खान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चिनकिलीज खान। और चिनकिलीज खान का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क। और चिनकिलीज खान कहाँ का था? तो ये आपका तुरानी था। कहाँ का था? तुरानी था, तुरानी। इसके बाद आगे क्या हुआ? ये आपका यूनान ईरान के साइड में ही पड़ता है तुरान। हाँ, छोटा छोटा जो आपका देश। उसके बाद एक आपका था सादत खां। कौन था? सादत खां। और ये सादत खां जो था, सादत खां ये अफगानी था। और सैयद बंधु ये आपका हिंदुस्तानी था। और सैयद बंधु को अब्दुल्ला और हुसैन खां भी इसको कहा जाता है। क्लियर है? आगे फर्रुख सियर के बारे में कहा जाता है क्या? तो फर्रुख सियर के बारे में देखिएगा, बहुत है क्या फर्रुख सियर के बारे में। तो फर्रुख सियर के बारे में यहां से देखेंगे हम अगले क्लास में। अभी दुबे सर आ गए हैं तो अभी आप लोग जो है दुबे सर का क्लास कीजिए, दुबे सर का क्लास कीजिए, फिर देखेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। दुबे सर का भी क्लास कीजिए आप लोग साइंस का। फिर हम 10:30 बजे में आपके साथ पॉलिटी के सब्जेक्ट में मिलेंगे। पॉलिटी भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए।